सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 11 के बारे में, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। इसमें हम बात करेंगे चीन और जापान के बारे में। तो चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है और प्रमुख भाषा चीनी है। चीन के विपरीत जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप समूह हैं: होन्शु, क्योशो, शिकोकू और होकाइदो। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। 1603 से 1867 के मध्य तक वहाँ तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। सम्राट मेजी को एदो लाया गया तथा एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम टोक्यो रखा गया। जापान में 1817 के दशक से नई विद्यालयी व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया तथा किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी तथा अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। डाइट जापानी संसद का नाम है और यह जर्मन विचारधारा पर आधारित थी। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया, रेल लाइनों का विकास किया गया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया, मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया तथा बैंकिंग व्यवस्थाओं का प्रारंभ शुरू किया गया। फुकोकू क्योहोए, जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना, फुकोकू क्योहे। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। विसैन्यीकरण मीन्स वहाँ से सेना खत्म कर देना। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत और समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। 1911 में मांचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात सेन के 3 सिद्धांत: राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। उसमें माओत्से तुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में स्थापित हुई। चीन में 1965 से 78 तक का काल समाजवादी व्यक्ति की रचना का था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ा। चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके: पहला, साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति, सामंतवाद का खात्मा, शिक्षा का विस्तार हुआ, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम बनाया, निजी कारखानों और भूस्वामित्व का अंत किया, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण लगाया गया, तेजी से औद्योगिकरण किया गया, बाजार संबंधी सुधार किए गए,
एक ही दल की सरकार बनी रही। आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को गया। पुरानी असमानताओं का अंत किया गया और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की गई। जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकता के मार्ग, पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग किया, पश्चिम का अनुकरण किया। जापानी राष्ट्रवाद अपना अलग राष्ट्रवाद बनाया, निष्ठावान नागरिक बनाने पर जोर दिया और सम्राट के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी गई। कोरिया की कहानी। दशकों के हस्तक्षेप के बाद 1910 में जापान ने अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसेन राजवंश का अंत हो गया। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों द्वारा जापान के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। कैरी योल्टा और पोट्सडैम जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अपील करने प्रतिनिधिमंडल भेजे। कोरिया में जापानी औपनिवेशिक शासन 35 वर्ष बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार से समाप्त हुआ। मुक्ति के बाद कोरिया को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया। 1948 में उत्तर और दक्षिण कोरिया में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। युद्धोत्तर कोरिया राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन के समर्थन से शीत युद्ध काल का छद्म युद्ध आरंभ हुआ। जुलाई 1953 में यह युद्ध विराम समझौते समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया। यद्यपि 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिणी कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति सिंग मैनरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुने गए थे, परंतु असंवैधानिक तरीकों से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 की अप्रैल क्रांति द्वारा लोगों के विरोध के बाद री इस्तीफा देने को मजबूर हुए। री के इस्तीफे के बाद स्थापित लोकतंत्र पार्टी की सरकार को 1961 में जनरल पार्क चुंग और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा उखाड़ फेंका गया। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग हो राष्ट्रपति बने। कोरिया का तीव्र औद्योगिकीकरण एवं मजबूत नेतृत्व। राष्ट्रपति पार्क चुंग ही ने देश में आर्थिक विकास के लिए राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं के बड़े कॉरपोरेट फार्मों का समर्थन मिला। 1960 और 70 के दशक में पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव सैमोल आंदोलन की शुरुआत हुई। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों, उच्च स्तर की शिक्षा और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया ने आज सारे विश्व को अपने आर्थिक विकास से चौंका दिया। कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू किया। 1972 में पार्क चुंग ही ने यूसिन संविधान घोषित किया, जिसमें राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था। 1779 के दूसरे तेल संकट से देश में काफ़ी बाधाएं आई। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता। यूसिन संविधान के विरुद्ध आंदोलन के बीच अक्टूबर 1779 में पार्क चुंग ही की हत्या कर दी गई। कोरिया में लोकतांत्रिक और तीव्र आर्थिक विकास। पार्क चुंग ही की हत्या के बाद सैन्य नेता चुन हू हवन की सरकार बनी। आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा स्तर तथा मीडिया की प्रगति हुई। मई 1987 में अत्याचारों से हुई एक छात्र की मौत से लोकतांत्रिकरण की मांग प्रबल हुई। मजबूरन संविधान संशोधनों द्वारा नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला।
1987 के चुनाव में सैन्य नेता रोह ताए वू चुने गए क्योंकि विरोधी दल एकजुट नहीं हो पाए। 1992 में दशकों के सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम यंग सैम राष्ट्रपति चुने गए। नई निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियां वैश्विक प्रमुखता के स्तर पर पहुंची। खराब प्रबंधन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट से गुजरना पड़ा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और नागरिकों के गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के सहयोग से कोरिया शीघ्र ही इस संकट से उभर गया। दिसंबर 1997 में शांतिपूर्ण हस्तांतरण द्वारा किम डे जुंग सत्ता में आए। 2008 में रूढ़िवादी नेता ली माइक-वॉग सत्तारूढ़ हो गए। 2012 में पार्क खन हे पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 2017 में महाभियोग चलाकर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और मून जे इन ने राष्ट्रपति पद संभाला।